हेलो एवरीवन, ये हमारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था कि इसमें कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो इस एक्ट में 23 सेक्शंस हैं और 5 चैप्टर है। ऐसे देखा जाए तो ये लास्ट चैप्टर जो है 4 और 4A है। तो काउंट करने से ये हमारे टोटल 5 चैप्टर्स हो जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज सेक्शंस को डील करेंगे। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989, ये एक्ट नंबर 33 है 1989 का। आप देख सकते हो ये 11 सितंबर 1989 को इनैक्ट हुआ, पर ये इनैक्टमेंट डेट कमेंसमेंट डेट से अलग है। तो ये एक्ट कब कमेंस हुआ, ये सेक्शन 1 सब सेक्शन 3 में यहाँ पर द एक्ट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट अपॉइंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेंसमेंट डेट क्या अपॉइंट किया है वो यहाँ फुटनोट में आप देख सकते हो। यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर ये एक्ट वैसे 30 जनवरी 1990 में आया है। तो इसका इनैक्टमेंट डेट जो है वो 38 जनवरी 1990 है। इस एक्ट का प्रेएम्बल यहाँ पर दिया हुआ है। एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ against the member of scheduled caste and scheduled tribes, to provide for special courts and exclusive special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for the matters connected therewith or incidental thereto. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 का जो प्रेएम्बल है वो कहता है कि ये एक्ट किस लिए बनाया गया। पहला तो जो ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ होते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट, उन ऑफेंसेस के कमीशन को प्रिवेंट करने के लिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसको डील स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट करेगा। तो ये एक्ट प्रोवाइड करता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ सच ऑफेंसेस। सेकेंड, टू प्रोवाइड फॉर स्पेशल कोर्ट्स एंड एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस। एंड थर्ड, फॉर द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ सच ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू। तो जो विक्टिम्स ऑफ ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर, एट्रोसिटीज़ के जो विक्टिम हुए हैं शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर, उनका रिलीफ और रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, और इससे रिलेटेड दूसरे जो मैटर हैं कनेक्टेड और इंसिडेंटल, उससे रिलेटेड ये एक्ट प्रोवाइड करता है। ये प्रेएम्बल कह रहा है, बी इट इनैक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 48th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 40वें साल पार्लियामेंट के द्वारा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट इनैक्ट किया गया था। अब इसका चैप्टर 1 प्रेलिमिनरी में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है और डेफिनेशन है। फर्स्ट सेक्शन, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इस एक्ट का नाम क्या है? द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो अब चूँकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हटाने के बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया है
जिसके बाद बहुत सारे एक्ट से ये जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाली बात है ये हटा दिया गया है, ओमिट हो गया है। तो इसमें भी ये हट जाएगा। तो फिर इसका एक्सटेंशन क्या होगा, ये एक्सटेंड करेगा ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में। अब ये एक्सेप्ट नहीं, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। और ये कमेंसमेंट डेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 30 जनवरी 1990 का। तो ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 है वो लागू कब से हो रहा है, 30 जनवरी 1990 से। फिर अब डेफिनेशन सेक्शन में हम आते हैं। डेफिनेशन सेक्शन में बहुत सारे वर्ड्स का डेफिनेशन दिया है। 2A में एट्रोसिटी डिफाइंड है। एट्रोसिटी बोलता है एट्रोसिटी मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। वे सारे ऑफेंसेस जो सेक्शन 3 के अंदर पनिशेबल हैं वो सारे एट्रोसिटीज़ में आएंगे। 2B कोड को डिफाइन करता है। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। इस एक्ट में जहाँ भी डी कोड वर्ड यूज़ किया जाएगा उसको समझना है हमें कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के लिए यूज़ किया गया है। 2B भी बोलता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम हु आर डिपेंडेंट wholly or mainly on such victim for his support and maintenance। तो डिपेंडेंट जो है, कोई भी विक्टिम इस एक्ट के अंदर का है उसके डिपेंडेंट कौन हो जाएंगे। डिपेंडेंट का मतलब उसके स्पाउस, मतलब उसके हस्बैंड या वाइफ, चिल्ड्रेन बच्चे, माता पिता, भाई बहन विक्टिम के, जो कि उस विक्टिम पे पूरी तरह से आश्रित हों या फिर मेनली उसी पर आश्रित हों। होली आश्रित हों या मेनली आश्रित हों उस विक्टिम के ऊपर, किस लिए, फॉर हिज सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। तो उसको डिपेंडेंट बोलेंगे 2BB के अंदर। फिर 2BC डिफाइन करता है इकोनॉमिक बाइकॉट। इकोनॉमिक बाइकॉट किसी भी SC/ST वर्ग के आदमी को, पर्सन को आप कैसे कर सकते हो वो डिफाइंड है। तो इकोनॉमिक बाइकॉट मीन्स a refusal to deal with, work for hire or do business with other person, or to deny opportunity including access to services or contractual opportunity for rendering service for consideration, or to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business, or to abstain from the professional or business relations that one would maintain विथ अदर पर्सन। तो ये 4 तरीका बताया गया है जिससे कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर आप इकोनॉमिक बाइकआउट कर सकते हो मतलब करना नहीं है, ये बताया इकोनॉमिक बाइकआउट करना ऑफेंस होता है। तो इकोनॉमिक बाइकआउट करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ करता है डील करने से या फिर वर्क फॉर हायर में रखने से या किसी तरह का बिजनेस करने से किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो उसको इकोनॉमिक बाइकआउट कहेंगे। दूसरा है अगर अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाती है। किस तरह की अपॉर्चुनिटी, लाइक एक्सेस टू सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिड्रेशन दे करके, सर्विसेज के लिए कंसिड्रेशन दे करके जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉर्चुनिटी वो हो या कोई दूसरी सर्विसेज, वो अपॉर्चुनिटी अगर आप डिनाई करते हो किसी व्यक्ति को तो उसका इकोनॉमिक बाइकआउट होगा। थर्ड है टू रिफ्यूज़ टू डू एनीथिंग ऑन द टर्म्स ऑन विच थिंग्स वुड बी कॉमनली डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कॉमनली किसी काम को जिस टर्म्स पे किया जाता है उस टर्म्स पे करने से अगर आप उसको मना करते हो तो भी वो इकोनॉमिक बाइकआउट होगा, क्योंकि अगर उन कॉमन वे का जो टर्म्स है उस पर अगर आप नहीं करते हो तो उसको इकोनॉमिक लॉस हो सकता है, इसलिए ये इकोनॉमिक बाइकआउट में आएगा। फोर्थ है टू एब्सटेन फ्रॉम द प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विथ अदर पर्सन। किसी से प्रोफेशनल रिलेशन बनाना या बिजनेस रिलेशन जो बनाते हैं उससे आप एब्सटेन करते हो, मना करते हो, दूरी बनाते हो। जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मेंटेन करता है वो प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन
बनाने से अगर आप एब्सटेन करते हो तो भी वो इकोनॉमिक बैकवर्ड में आएगा। फिर बी डी है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड क्या होता है? सेक्शन 2BD defines exclusive special code. Exclusive special code means the exclusive special code established under subsection 1 of section 14 exclusively to try the offences under this act. इस एक्ट के अंदर के offences को exclusively try करने के लिए जो exclusive special code सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 में इस एक्ट के बनाया गया है उसको एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कहेंगे। फिर BE बोलता है फॉरेस्ट राइट्स के बारे में। फॉरेस्ट राइट शैल मीन द मीनिंग असाइन टू इट इन सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। एक्ट 2006 जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, उसका सेक्शन धारा 3 सब सेक्शन 1 का में जो मीनिंग फॉरेस्ट राइट का असाइन किया गया है वही सेम मीनिंग इस शेड्यूल ट्राइब एक्ट के अंदर भी फॉरेस्ट राइट का होगा। BF डिफाइन करता है मैनुअल एक्सकैवेंजर को। मैनुअल एक्सकैवेंजर शैल हैव द मीनिंग असाइन टू इट in clause G of subsection 1 of section 2 of the prohibition of employment as manual excavenger and their rehabilitation act 2013। 2013 में एक एक्ट बना है जिसका नाम है prohibition of employment as manual excavenger and their rehabilitation। मैनुअल एक्सकैवेंजर के रूप में जो एम्प्लॉयमेंट किया जाता है उसको प्रोहिबिट करने के लिए और वैसे व्यक्तियों की रिहेबिलेशन के लिए एक्ट 2013 में बना था। तो उसके अंदर धारा 2 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज G है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज G मैनुअल एक्सकैवेंजर एक्ट 2013 में जो मैनुअल एक्सकैवेंजर का मीनिंग डिफाइन करता है वही डेफिनेशन शेड्यूल ट्राइब एक्ट में भी अप्लाई होगा। फिर BG डिफाइन करता है पब्लिक सर्वेंट को। पब्लिक सर्वेंट अलग अलग एक्ट्स में डिफाइन किए गए हैं। IPC में भी डिफाइंड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी डिफाइंड है और यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में भी डिफाइंड है। तो पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग बोलता है पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पब्लिक सर्वेंट एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड एक्ट 45 ऑफ 1860 एज वेल एज any other person deemed to be a public servant under any other law for the time being in force। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के एक्ट के अंदर पब्लिक सर्वेंट का जो मीनिंग है वो काफ़ी वाइड है। उसका मतलब वही होगा जो सेक्शन 21 ऑफ IPC में है और उसके साथ साथ किसी दूसरे लॉ में भी जो पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड है वो भी इस एक्ट के लिए पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो पब्लिक सर्वेंट यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब एक्ट के सेक्शन 2BG के अंदर कौन कौन से इंक्लूडेड होंगे? वो पब्लिक सर्वेंट जो कि सेक्शन 21 IPC में डिफाइंड है या फिर किसी दूसरे लॉ में डिफाइंड है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑफिशियल कैपेसिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता हो। 2C डिफाइन करता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब shall have the meanings assigned to them respectively under clause 24 and clause 25 of article 366 of the Constitution of India। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में क्लॉज 24-25 है। क्लॉज 24 में 366, 24 में शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन है, 366 कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 25 में शेड्यूल ट्राइब का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन यहाँ पर भी इस एक्ट के लिए लागू होगा। 2D स्पेशल कोड डिफाइन करता है। स्पेशल कोड मीन्स अ कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाइड एज स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। सेक्शन 14 इस एक्ट का जो है
उसमें कोर्ट ऑफ सेशन स्पेसिफाई किया गया है एज ए स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है 2D में स्पेशल कोर्ट का मतलब वो कोर्ट ऑफ सेशन होगा जो कि स्पेसिफाई किया गया है एज ए स्पेशल कोर्ट इन सेक्शन 14। 2E डिफाइन करता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Special public prosecutor means a public prosecutor specified as a special public prosecutor or an advocate referred to in section 15। section 15 में जो advocate referred है वो या फिर special public prosecutor जो defined है specified है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको स्पेसिफाई किया गया है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में या फिर एडवोकेट जो रेफ़र किया गया है सेक्शन 15 के अंदर, उसी को हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। 2E के बाद 2EA। 2EA डिफाइन करता है शेड्यूल को। शेड्यूल मीन्स द शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट। इस एक्ट के साथ जो लगा हुआ है शेड्यूल, उसको हम शेड्यूल बोलेंगे इस एक्ट में। EB 2EB डिफाइन करता है सोशल बॉयकॉट को। हमने पहले इकोनॉमिक बॉयकॉट पढ़ा था, वो किस सेक्शन में था? 2 का BC 2(1) BC, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 BC में इकोनॉमिक बॉयकॉट डिफाइंड है और 2(1) EB में सोशल बायकॉट डिफाइंड है। सोशल बायकॉट मीन्स अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस or to abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others। सोशल बायकॉट का मतलब होता है किसी पर्सन को परमिशन नहीं देना, रिफ्यूज़ करना, परमिशन देने से रिफ्यूज़ करना किसी पर्सन को, किस चीज़ के लिए? टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विस। किसी पर्सन से कोई कस्टमरी सर्विस लेने से उसको आप अगर मना करते हो कि ये कस्टमरी सर्विस मैं तुमसे नहीं लूँगा, तो ये सोशल बायकॉट में आ जाएगा। और टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशंस दैट वन वुड मेंटेन विथ अदर पर्सन। जो सोशल रिलेशन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मेंटेन करता है, उस सोशल रिलेशन को मेंटेन करने से अगर आप एब्सटेन करते हो तो भी उसका सोशल बायकॉट होता है। और टू आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स, दूसरे व्यक्तियों से अगर किसी व्यक्ति को, किसी विक्टिम को आप आइसोलेट कर देते हो पूरी तरीके से, तो वो भी उसका सोशल बायकॉट में आ जाएगा। तो सोशल बायकॉट में 3 चीज़ें आती हैं। पहला, रिफ्यूज़ल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विसेज। सेकेंड, टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विथ अदर पर्सन। और थर्ड, टू आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स। 2(1) EC defines victim. Victim means any individual who falls within the definition of scheduled caste and scheduled tribe under clause C of subsection 1 of section 2. Section 2 subsection 1 के clause C में जो भी इंडिविजुअल डिफाइन किया गया है एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, वो व्यक्ति विक्टिम हो सकता है। कब होगा? Who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm of his property as a result of the commission of any offence under this act and includes his relatives, legal guardian and legal heirs। तो victim का मतलब 2(1) EC में दिया गया है, वैसे व्यक्ति फॉल करेगा विक्टिम के डेफिनेशन में, जो कि पहला तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का डेफिनेशन जो 2(1) सब क्लॉज C में दिया हुआ है, 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज C में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो डेफिनेशन है, तो उसमें जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आते हैं सिर्फ वही व्यक्ति विक्टिम हो सकता है। जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं है वो विक्टिम नहीं होगा इस एक्ट के अंदर। और उसके साथ उस शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए? उसको किसी तरह का सफरिंग होना चाहिए। किस टाइप का सफरिंग हो सकता है? फिजिकल सफरिंग, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म होना चाहिए, या फिर ऐसा हार्म जो कि उसकी
प्रॉपर्टी को हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट एंड इंक्लूड्स उसके रिलेटिव्स, लीगल गार्जियन एंड लीगल हेयर्स को भी करता है। विक्टिम को, विक्टिम के साथ उसके रिलेटिव, लीगल गार्जियन और लीगल हेयर भी विक्टिम के डेफिनेशन में आ जाएंगे अगर विक्टिम के साथ किसी भी प्रकार का मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म या हार्म टू हिज प्रॉपर्टी हुआ है तो। फिर 2(1) का ईडी में विटनेस डिफाइन है। विटनेस का क्या मतलब होता है? विटनेस मीन्स एनी पर्सन हु इज acquainted with the facts and circumstances or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offense under this act. विटनेस का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो कि एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो भी ऑफेंस हुआ है उसका फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या था, उस बात से जो व्यक्ति एक्वेंटेड है उसको विटनेस बोलेंगे। या फिर जो कि पोजीशन में हो किसी इंफॉर्मेशन का, या फिर जिसके पास नॉलेज हो, नेसेसरी नॉलेज हो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ द क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस हुआ है उससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से अगर वो एक्वेंटेड हो, या फिर उसके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन पोजेस कर रहा हो या नॉलेज हो जो कि ज़रूरी है इस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल को करने के लिए, एंड हु इज़ और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन और मेक अ स्टेटमेंट और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offense. तो जो व्यक्ति इस एक्ट में किए गए ऑफेंस के सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को जानता हो, या फिर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए उसको जानता हो, वो व्यक्ति विटनेस होगा। या फिर वैसा व्यक्ति भी जिसको रिक्वायर किया गया है कि तुम इन्फॉर्मेशन दो या फिर कोई स्टेटमेंट प्रोड्यूस करो कोर्ट में, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो जिससे कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल किसी केस में हो सके जो कि ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर। और विटनेस में बोल रहा है विटनेस इंक्लूड्स अ विक्टिम ऑफ सच ऑफेंस। इस ऑफेंस का जो विक्टिम, इस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस को जिस विक्टिम के साथ किया गया है वो विक्टिम भी विटनेस माना जाएगा। 2(1)(f) में बोलता है द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट और द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 as the case may be, shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them in those enactments. वैसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस जो कि इस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट में यूज़ किए गए हैं पर डिफाइंड अगर नहीं है तो उसका डेफिनेशन हम कहाँ देखेंगे? अगर उसका डेफिनेशन आईपीसी में हो या फिर एविडेंस एक्ट में हो या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में हो, तो उसका वो उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का मीनिंग अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो हम आईपीसी, एविडेंस एक्ट या सीआरपीसी से देखकर समझ सकते हैं। उसका मीनिंग वही होगा, इट शैल बी डीम्ड टू हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन्ड टू देम इन दोज इनैक्टमेंट्स। फिर सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 बोलता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी इनैक्टमेंट और एनी प्रोविजंस thereof shall in relation to an area in such enactment or such provisions is not in force be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that area. तो कोई भी रेफरेंस अगर इस एक्ट में किया गया है किसी इनैक्टमेंट या प्रोविजंस के बारे में किसी एरिया को लेकर के, इन रिलेशन टू एन एरिया in which such enactment or such provision is not in force, तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वो इनैक्टमेंट या प्रोविज़न फोर्स में अगर नहीं है, वहाँ लागू नहीं है, और उस एरिया का रेफरेंस अगर दिया जा रहा है इस एक्ट में, तो उसको कंस्ट्रू कैसे किया जाएगा? इट शैल बी कंस्ट्रूड एज अ रेफरेंस टू द करेस्पॉन्डिंग लॉ। वहाँ पे जो लॉ है उस एरिया के लिए
उसको हम रेफ़र करेंगे। फिर चैप्टर 2 आता है। यहाँ पे चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस एट्रोसिटीज़ बताया गया है। ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ क्या होंगे और उसका पनिशमेंट क्या होगा। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज सेक्शन 3 में डिफाइंड है और ये बहुत लंबा सेक्शन है, बहुत तरह की बातें बताई गई हैं जो कि इंक्लूड हो जाएंगे ऑफेंस में। अगर कोई नॉन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का पर्सन किसी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के पर्सन के साथ अगर वो सारे एक्ट्स करता है जो सेक्शन 3 में यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे, तो वो पनिशेबल होगा एट्रोसिटीज़ के लिए। Whoever not being a member of scheduled caste or a scheduled tribe, वैसा व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मेंबर नहीं है, वो क्या करता है। ABCD ये सब में ABCD ये बहुत लंबा है, Z से भी ज़्यादा आता है, आप देख सकते हो। ZC तक आ रहा है। तो ये सारे एक्ट्स करने वाला व्यक्ति पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड विथ फाइन। 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है एट्रोसिटी के करने के लिए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब व्यक्ति के साथ। किसी नॉन शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब भी उसका अक्यूज्ड हो सकता है। तो हम पढ़ के देखते हैं अब यहाँ पर कि वो कौन सारे एक्ट्स हैं जिसको करने से एट्रोसिटीज़ कमिट होगा। पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज़ बोलता है whoever not being a member of a scheduled caste, whoever not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of scheduled caste or scheduled tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance, dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises or at the entrance of the premises occupied by the member of scheduled caste scheduled tribe with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of scheduled caste or scheduled tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighborhood, garland with footwear or parade naked or semi naked a member of scheduled caste or scheduled tribe। बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, उसके मुंह में ऐसा सब्सटेंस डालता है जो कि खाद्य पदार्थ में नहीं आता है, इनएडिबल हो या ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस हो, वो पुट करता है इन द माउथ ऑफ द मेंबर ऑफ SC/ST, या फिर एक्सक्रीटा, सेवेज, कारकासेस या फिर किसी भी प्रकार का ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस उस व्यक्ति के घर के प्रेमाइसेस में, उसके एंट्रेंस ऑफ प्रेमाइस में, या फिर वो जो जहाँ रहता है, जो ऑक्यूपाई किया है, उसके ऑक्यूपेशन के आसपास उस प्रेमाइसेस में अगर डंप करता है एक्सक्रीटा, सेवेज, कारकास, तो भी ये एट्रोसिटी में आएगा। या फिर इस इंटेंशन से इंजरी पहुंचाता है, इंसल्ट करता है या एनॉयंस क्रिएट करता है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के साथ। कैसे एनॉयंस, इंजरी या इंसल्ट करेगा? डंप करके एक्सक्रेटा, वेस्ट मैटर, कैरकैसेस और एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन हिज नेबरहुड, उसके आस पड़ोस में भी अगर डंप करता है तो भी एट्रोसिटी में आएगा। या फिर गार्लैंड करता है, उसको जूता पहना देता है, जूता का माला पहना दे, नेकेड परेड करवा दे या सेमी नेकेड करवा दे शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को, तो ये भी एट्रोसिटी में आएगा। फिर फोर्सिबली कमिट करता है किसी मेंबर ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को ऐसे एक्ट करने के लिए। क्या एक्ट? कि उससे कपड़े खुलवाता है, उसका सिर मुड़वा दे, उसके मूछें मुड़वा दे, उसका फेस पेंट कर दे, उसकी बॉडी को पेंट कर दे, या इसी तरह का कोई भी एक्ट करे जिससे कि ह्यूमन डिग्निटी, डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, कोई ऐसा एक्ट विच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी हो, वैसा एक्ट कमिट करता है तो एट्रोसिटी में आएगा। रॉन्गफुली ऑक्यूपाई करता है या कल्टिवेट करता है ऐसा लैंड जो कि SC/ST का है, उसके लैंड पे ऑक्यूपाई कर ले या फिर उसके लैंड में कल्टीवेशन करे, पोजीशन में ले ले उसके लैंड को,
तो वो भी एट्रोसिटी में आएगा। रॉन्गफुली डिस्पोज कर दे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उसके लैंड से, उसको बाहर निकाल दे, उसी का लैंड है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, और उसको डिस्पोजेज अगर कर दिया जाए उसके लैंड से, या फिर उसके इंजॉयमेंट को, जो उसके अपने लैंड पे अधिकार है, उसमें इंटरफेरेंस करे इंजॉयमेंट में ऑफ हिज राइट्स इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट ओवर एनी लैंड और premises और वाटर और इरिगेशन फैसिलिटीज़, और डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स और टेक्स अवे द प्रोड्यूस देयर फ्रॉम। ठीक है, उसका जो प्रोड्यूस हुआ है उसके लैंड में, या फिर जो क्रॉप्स हुआ है उसको या तो डिस्ट्रॉय कर दे या फिर खुद ले ले, तो वो भी एट्रोसिटीज़ में आ जाएगा। फॉरेस्ट राइट्स को वायलेट करता हो तो भी एट्रोसिटी में आएगा। फिर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बोलता है wrongful disposition का, for the purpose of clause F and this clause the expression wrongfully means, wrongfully includes against the person's will, without the person's consent, with the person's consent, where such consent has been obtained by putting the person or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt, और फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड। तो रॉन्गफुली आप किसी व्यक्ति को डिस्पोजेस कैसे कर सकते हो जी में, या फिर रॉन्गफुली आप ऑक्यूपाई कैसे कर सकते हो किसी का लैंड को, या रॉन्गफुली कल्टिवेट कैसे। तो रॉन्गफुली का क्या मतलब होगा, किसी व्यक्ति के विल के अगेंस्ट अगर आप काम करो, या फिर उसका कंसेंट के बिना अगर आप काम करो डिस्पोजेस करने का या कल्टिवेट ऑक्यूपाई करने का, तो रॉन्गफुली होगा। या फिर अगर आपने कंसेंट लिया भी है तो वो कंसेंट कैसे लिया है, उसको डरा धमका करके कि अगर तुम डिस्पोजेस नहीं करते हो या मुझे ऑक्यूपाई या कल्टिवेट नहीं करने देते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेथ या हर्ट तुम्हारे साथ कॉज करूँगा, तो ये कंसेंट भी रॉन्गफुली में आएगा। या फिर अगर आप रॉन्गफुली उसको डिस्पोजेस ऑक्यूपाई या कल्टिवेट करते हो उसको उसके लैंड से गलत रिकॉर्ड बना करके, रिकॉर्ड का फैब्रिकेशन करके, रिकॉर्ड फैब्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सच लैंड, तो ये चार चीज़ों में से कुछ भी चीज़ अगर होता है तो वो रॉन्गफुली में इंक्लूडेड हो जाएगा। फिर 3 का H बोलता है मेक्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब डू अ बेगर, बेगर वाला काम कराते हो, बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर का काम कराते हो, कंपल्सरी सर्विस जिसमें आप पैसे ना दो उसको, तो भी वो एट्रोसिटी में आएगा। किसी SC/ST के मेंबर को कंपेल करते हो टू डिस्पोजेस और कैरी ह्यूमन और एनिमल कारकैसेस को, या फिर ग्रेव्स बनाने के लिए अगर कंपेल किया जाता है तो भी एट्रोसिटी में आएगा। मेक्स अ मेंबर ऑफ SC/ST टू डू मैनुअल एक्सकैवेंजिंग अगर करवाते हो, या उनको एम्प्लॉय या परमिट करते हो एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पस, मैनुअल एक्सकैवेंजिंग कराने से रिलेटेड कोई काम होता है तो एट्रोसिटी में आएगा। परफॉर्म और प्रमोट्स डेडिकेटिंग अ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब वुमेन टू अ डेटी, किसी देवता को अगर आप ऐसे वुमेन को दे देते हो जो कि शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हो, और उस वुमेन को आप डेटी को सौंप दे देते हो, आइडल को सौंपते हो, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना देते हो, टेम्पल को दे देते हो, या किसी दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में दे देते हो देवदासी के रूप में, और एनी अदर सिमिलर प्रैक्टिस और परमिट्स अफोरमेंशन्ड एक्ट, तो भी वो उस शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की विमेन के साथ एट्रोसिटी होगा। L forces or intimates or prevents a member of scheduled caste or scheduled tribe not to vote or to vote for a particular candidate। SC/ST के किसी मेंबर को आप बोलते हो कि आपको वोट नहीं देना है, या फिर अगर वोट देना है तो इसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट देना है, या फिर वोट इन अ मैनर अदर देन दैट प्रोवाइडेड बाय लॉ, लॉ ने जिस तरीके से वोट देने के लिए प्रोवाइड किया है उसके अलावा किसी दूसरे तरीके से वोट देने के लिए बोलते हो तो भी एट्रोसिटी में आएगा। या फिर नॉट टू फाइल अ नॉमिनेशन एज अ कैंडिडेट, SC/ST के मेंबर को अगर कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन फाइल करने से आप मना करते हो या फिर विड्रॉ करते हो उसका नॉमिनेशन, तो भी एट्रोसिटी कहलाएगा। नॉट टू प्रपोज or second the nomination of a member of scheduled caste or a scheduled tribe as a candidate in any election, किसी इलेक्शन में SC/ST के मेंबर के
नॉमिनेशन को अगर आप प्रपोज नहीं करते हो या फिर उसके नॉमिनेशन को सेकंड कर देते हो तो भी एट्रोसिटी कहलाएगा। एम बोलता है फोर्सेस और intimidates or obstructs a member of scheduled caste or scheduled tribe who is a member or a chairperson or a holder of any other office of panchayat under part 9 of constitution or municipality act under part 9A of constitution from performing their normal duties and function। अगर कोई व्यक्ति जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है और वो मेंबर हो या चेयरपर्सन हो या फिर कोई ऑफिस होल्ड करता है पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के अंदर, और वैसे व्यक्ति को जो कि ऑफिस बियर होल्ड करता है, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसको काम करने से, तो भी उसके साथ एट्रोसिटी होगा इस एक्ट के तहत। 3N आफ्टर द पोल कॉज हर्ट और ग्रीवियस हर्ट और असॉल्ट और इम्पोजेज और थ्रेटन टू इम्पोज सोशल इकोनॉमिक बायकॉट अपन अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और टू प्रिवेंट फ्रॉम अवेलिंग benefits of any public service which is due to him। पोल हो जाने के बाद, इलेक्शन पोल हो जाने के बाद अगर किसी SC/ST के मेंबर को हर्ट पहुंचाते हो, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाता है या असॉल्ट होता है उसके साथ, या इम्पोज या थ्रेटन किया जाता है सोशल या इकोनॉमिक बायकॉट से, या फिर उसको कोई पब्लिक सर्विस मिलना चाहिए था उसका बेनिफिट और उस बेनिफिट को अवेल करने से आप प्रिवेंट करते हो, तो एट्रोसिटी होगा। O commits any offense under this act against a member of scheduled caste or a scheduled tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law। लॉ ने जो मैनर प्रोवाइड किया है वोट करने का, उस मैनर से वोट करने से उसको अगर आप मना करते हो, उसके साथ ऑफेंस करते हो, SC/ST एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस दिए हैं एट्रोसिटीज़ के, उनमें से कोई भी ऑफेंस आप SC/ST के मेंबर के साथ करते हो, किस लिए करते हो? क्योंकि उसने वोट नहीं दिया, या फिर जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को आपने बोला था वोट करने के लिए उसको वोट नहीं दिया, या फिर जिस तरीके से आपने मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ है उसके अगेंस्ट जो वोट करने का आपने बोला उस तरीके से उसने नहीं किया। इस वजह से अगर आप उसके साथ कोई ऑफेंस करते हो तो भी एट्रोसिटीज़ में आएगा। Institute false or malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceeding against a member of schedule का schedule tribe। अगर झूठा केस आप करते हो या फिर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो कि वैक्सेसियस है, मैलिसियस हो, तो भी एट्रोसिटी होगा शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के साथ। या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन देते हो फॉल्स और फ्रिवलस इंफॉर्मेशन। क्यों बोलता है gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of the member of scheduled caste or a scheduled tribe। SC/ST मेंबर को annoy करने के लिए, इंजरी करने के लिए अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जा कर के फॉल्स या फ्रिवलस इंफॉर्मेशन देते हो ताकि वो पब्लिक सर्वेंट अपना लॉफुल पावर को इस्तेमाल करते हुए इंजरी या एनवायंस पहुंचाए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब को, तो वो भी एट्रोसिटी में आएगा। आर बोलता है इंटेंशनली इंसल्ट्स और इंटिमिडेट्स विथ इंटेंट टू ह्यूमिलेट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और अ शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू। जनरल पब्लिक के व्यू में अगर आप SC/ST के मेंबर को ह्यूमिलिएट, इंटिमिडेट, इंसल्ट करते हो तो एट्रोसिटी होगा। अब्यूज़ करते हो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के मेंबर को उसके कास्ट के नाम के साथ पब्लिक व्यू में, तो एट्रोसिटी कहलाएगा।